नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका संवाद कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और जनसंख्या जो सिर्फ आंकड़े नहीं होते, बल्कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर एक व्यक्ति विशेष का शिक्षित होना, सुरक्षित होना और सम्मानजनक जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है। और किसी भी विकसित राष्ट्र के लिए जनसंख्या बहुत बड़ी पूंजी होती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज हम बहुत ही सार्थक संवाद करने जा रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे बदलती जनसंख्या के परिदृश्य के बारे में, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की, परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य की, महिलाओं की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है जनसंख्या में, साथ ही में उस युवा भारत की जो आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण होगी। और इसी पर विशेष चर्चा के लिए आज विश्व जनसंख्या दिवस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेश पॉल जी हैं, जो कि उप संचालक हैं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर शिवानी मीना जी हैं, जो कि सहायक प्राध्यापक है सामान्य एवं व्यवहारिक भूगोल विभाग, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में हमारे साथ वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति खरे जी हैं, जो कि आज पूरी जानकारी हमें प्रदान करेंगे। तो पूरे पैनल का हम स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न डॉक्टर राजेश जी से हम जानना चाहेंगे। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 1990 से निरंतर पूरे विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष एक ना एक थीम को ध्यान में रखकर ये दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले थीम जानना चाहेंगे इस वर्ष की। धन्यवाद मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जनसंख्या वृद्धि से होने वाली जो समस्या है उससे लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ इससे संबंधित जो मातृ स्वास्थ्य है, परिवार नियोजन है, महिला सशक्तिकरण है, इनसे संबंधित जानकारियाँ प्रदान करना है। जैसे कि आपने बोला कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 1987 में विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब का जो आंकड़ा है उसको पार किया था। और इसी के संदर्भ में UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके द्वारा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हमारा जो थीम है विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में वो है कि हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज फॉर healthy health of the mother and child and to prevent अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अर्थात माँ एवं जो बच्चे हैं उनके अच्छी सेहत के लिए गर्भधारण की सही समय एवं गर्भावस्था के बीच सही अंतराल का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। एवं जो अनचाहे जो गर्भावस्था है उनको हम रोकना है। बिल्कुल। इस थीम के माध्यम से मैं आम जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो नवविवाहित जो दंपति हैं, विवाह पश्चात जो प्रथम जो संतान है उसमें कम से कम 2 वर्ष का अंतर हो और 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, जिससे कि मातृ एवं जो शिशु जो स्वस्थ है वो सही रहे। बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत अनूठी थीम के साथ इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। जो बर्थ स्पेसिंग है उस पर विशेष जोर दिया गया है। और भी चीज़ें जानेंगे सर से, लेकिन हम उससे पहले शिवानी मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ रही है विश्व जनसंख्या दिवस पर इतने सारी गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए? आज भी इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है जनसंख्या? बिल्कुल, ये हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जनसंख्या की संख्या कितनी है हमें वो नहीं जानना है। ऑब्वियसली ट्रेंड तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि जनसंख्या की गुणवत्ता क्या है। क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे पास किस प्रकार की जनसंख्या है, वो किन चुनौतियों से जूझ रही है और उनका समाधान क्या होना चाहिए। तो विशेष रूप से हम समाधानों की चर्चा करने के लिए इस दिवस को सेलिब्रेट करते हैं हर प्रत्येक वर्ष में।
तो महत्वपूर्ण यही है कि हम समाधानों की ओर आगे बढ़ें। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है आपका कि समाधान, हमें सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। समस्या तो है ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर जोर देना चाहिए। हमारे साथ ज्योति मैडम है, डॉक्टर ज्योति खरे मैम है। मैम, महिलाओं की क्या भागीदारी है, क्योंकि महिला बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जनसंख्या में, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महिला तो धुरी है परिवार की। बिल्कुल। अगर महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है। बिल्कुल। और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। बिल्कुल। तो महिला के स्वास्थ्य के ऊपर ही मेन फोकस है। उसका एजुकेशन, उसकी अवेयरनेस, उसकी हेल्थ, ये सब अगर हम इम्पोर्टेंट मानेंगे, समाज में ये जागरूकता लाएंगे कि एक महिला को कितना ज़्यादा हमें कहना चाहिए कि संभाल के रखने की ज़रूरत है, तभी वो एक हेल्दी मदर के रूप में एक हेल्दी बच्चे को जन्म देगी। और जैसे मैडम ने कहा कि हमको गुणवत्ता पे ध्यान देना है, हमें ये नहीं देखना है कि नंबर कितना है या कम है कि ज़्यादा है, हमें ये देखना है जितने भी हमारे बच्चे हैं या जितनी भी संतानें हो रही हैं, वो इस उनकी बौद्धिक स्तर जो है या उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो समाज के लिए प्रोडक्टिव रहे, बिल्कुल, कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए। तो इस तरह से महिला अगर स्वस्थ है तो ही उसका बच्चा स्वस्थ है। तो इस तरह से महिला के स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर ज्योति खरे मैम ने बोली है कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर विशेष जोर रहना चाहिए, खासकर जब बौद्धिक क्षमता की बात होना चाहिए कि शिशु की बौद्धिक क्षमता का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेश सर, आपसे जानना चाहेंगे कि विभाग द्वारा कई सारी गतिविधियां आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरंतर कई सारे प्रोग्राम्स आयोजित करता है, खासकर परिवार कल्याण विभाग द्वारा। तो क्या कुछ गतिविधियां खासकर जनसंख्या को ध्यान में रख के की जाती है विभाग द्वारा? हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अभी परिवार जो कल्याण है विभाग, इसके अंतर्गत परिवार नियोजन से संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो साधन हैं, उसको हमारे जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उनमें उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे परिवार नियोजन से संबंधित 2 तरीके के साधन उपलब्ध हैं। एक अस्थायी साधन होती है और एक स्थायी साधन है। जो अस्थायी साधन होती है उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे चॉइसेस होती हैं, जैसे कि PPICD है, गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इंजेक्शन के रूप में अंतरा इंजेक्शन उपलब्ध हैं, साथ ही साथ इम्प्लांट भी सुविधा उपलब्ध है। इसमें इसको हम बास्केट ऑफ चॉइस बोलते हैं। जो महिला हैं उनको स्वतंत्रता होती है, उनको हम काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के बाद में महिला को ये स्वतंत्रता होती है कि इस जो परिवार नियोजन से संबंधित जो सुविधा है उसमें से किसी एक को वो चुन सकती हैं। बिल्कुल। और पुरुषों के लिए कॉन्डोम्स हैं, ये सभी अस्थायी साधन हैं जो कि हमारे सभी सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं वहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जो स्थायी साधन है उसमें महिला नसबंदी होती हैं और पुरुष नसबंदी, जो कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, सिविल हॉस्पिटल हैं, इन सब में ये दोनों तरह की जो सुविधा है वो उपलब्ध हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है, यहाँ पर हमारे जो अस्थायी साधन है और परामर्श जो केंद्र हैं परिवार नियोजन से संबंधित, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आमजन जो हितग्राही हैं वो हमारे जितने भी सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर जाएं और परिवार नियोजन से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपील है सर आपकी, और वाकई में विभाग कई सारे प्रयास कर रहा है जन जागृति उत्पन्न करने के लिए। बस लोगों को भी स्वयं से इच्छा होनी चाहिए जागृत होने की। शिवानी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि समस्या तो है, समाधान लेकिन हमें ही निकालना है। लेकिन जनसंख्या एक बहुत बड़ी शक्ति होती है किसी भी देश की। किसी भी देश का GDP भी जनसंख्या पर ही निर्धारित होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं मैम जनसंख्या को कभी भी एक समस्या के तौर पे नहीं देखती हूँ। बिल्कुल, मैं एक शोधकर्ता हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जनसंख्या ही हमारी वो पूंजी है जिससे हम अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक विकास भी, जनसंख्या की गुणवत्ता अगर अच्छी है तो हम आर्थिक, सामाजिक विकास और साथ ही में सतत विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो ये एक चुनौती नहीं बल्कि एक ऐसा अवसर मिला है। और अगर पर्टिकुलरली हम भारत की बात करें तो हमारे पास
डेमोग्राफिक डिविडेंड का वो विंडो ओपन हो चुका है जो 2005 से लेकर 2055 तक चलेगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसके पास ये विंडो सबसे बड़े समय के लिए मिला है। और अगर हम हमारे युवा को इतना ट्रेन करते हैं, कौशल विकास उनका अगर हम उस लेवल का लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली जीडीपी के साथ एक सोशल डेवलपमेंट भी हमारी कंट्री में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा संतुलन हम देख सकते हैं कि जनसंख्या के साथ साथ कैसे डेवलप हो रहा है हमारा भारत, कैसे विकसित हो रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है जनसंख्या, इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज्योति मैम से बात करना चाहेंगे। मैम, हमेशा जनसंख्या के नियंत्रण की बात होती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पर उतना जोर आज भी शायद नहीं दिया जाता। क्या ये दोनों चीज़ों में किस प्रकार से, किस पर ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक्चुअली आज के से अगर हम कुछ साल पहले तक देखें तो समस्या जैसा इसको माना जाता था। बिल्कुल, कि पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है और हमें किसी भी तरह से जन दर को कंट्रोल करना है। उसी के लिए तरह तरह के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि तरह तरह के परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध थे। लेकिन अब आज की डेट में अगर मैं अपने इसके हिसाब से बताऊं तो जो फर्टिलिटी रेट है, जनरल फर्टिलिटी रेट, वो ऑलरेडी एक बैलेंस पे आ चुका है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा था, अभी ये लगभग 2 के आसपास है। कुछ प्रदेशों का ज़्यादा, कुछ का कम, पर मिला जुला के जो है 2 के आसपास है, यानी प्रति परिवार 2 बच्चे। बिल्कुल। तो ये एक स्टेबलाइज्ड ही पॉपुलेशन है अब नाउ, जो जिस फेज में हम अब एंटर कर चुके हैं। बिल्कुल। अब हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत अब इस चीज़ पे फोकस करें कि कैसे भी हमें जन दर को कंट्रोल करना है। अब हमें क्वालिटी ऑफ मदर एंड चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस वर्ष का थीम भी वही है कि अगर हम स्पेसिंग रखेंगे, मतलब ये सब चीज़ों के लिए जागरूक करना महिला और परिवार को कि स्वस्थ कैसे रह सके। वो बच्चा जो जन्म ले रहा है वो भी स्वस्थ कैसे रह सके, और जो महिला है जो जन्म दे रही है वो भी स्वस्थ कैसे रह सके। बर्थ स्पेसिंग पर और आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले शिवानी मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि एक समय था जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की ही बात कर रहे थे कि भारत की भी पॉपुलेशन, जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है और इसको नियंत्रित करना ज़रूरी है, लेकिन आज की जो स्थिति है कि हम धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करें तो कुछ प्रदेश में हम देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट स्थिर हो गया है और कहीं हम ज़्यादा भी देख सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि अलग अलग प्रदेश में क्या स्थिति है। मैम, बिल्कुल सही प्रश्न आपने कहा। अभी रिसेंटली NFHS 6 रिलीज़ हुआ है, जिसके आधार पे हम देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट भारत की 2 हो गई है, और सबसे सर्वाधिक बिहार की है जो कि 2.9 है, और सबसे कम दिल्ली और गोवा है जिसकी 1.2 है। तो जो स्टेट लेवल पे अगर हम इस एनालिसिस को देखें तो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे फर्टिलिटी बहुत कम है, और वहीं हम जब बात करें गैंगेटिक प्लेन और हमारे नदर्न इंडिया की, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत अधिक है। और इसके कुछ कारण हैं। सबसे प्राथमिक कारण है शिक्षा की दर। महिलाओं के बीच में कितनी शिक्षित हैं, वो कितना जानती हैं, जैसे कि सर भी बता रहे हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में वो कितनी जागरूक हैं, शादी करने का फैसला वो ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण विचार होते हैं वो कितनी जागरूक हैं और साथ में कितनी शिक्षा है, उन सभी के आधार पर ये निर्धारित होता है। तो भारत में असमानता तरीके से हमें ये फर्टिलिटी देखने के लिए मिल रही है। बिल्कुल, भारत तो विविधता का देश ही है, और कहते हैं ना हर मोड़ पर भाषा बदल जाती है, तो फिर स्थिरता नहीं हर जगह संभव है। ज्योति मैम, जैसा कि मैम बता रही हैं कि हर जगह हम देख सकते हैं कि एक जैसे समानता नहीं है, और खासकर जब बात करते हैं वो उन प्रदेशों की जहाँ ग्रामीण अंचल हैं, वहाँ आज भी टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। हमारी बहुत सारी बहनें ग्रामीण अंचल के होंगे, बहुत सारे लोग ग्रामीण अंचल के देख रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ आप बताएं। हाँ, एक्चुअली जो मेन डिफरेंस आता है एक शहरी महिला में और एक ग्रामीण महिला में, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन में आ जाता है। तो ज़्यादा, और उनका चूँकि एजुकेटेड नहीं रहते, उनकी अवेयरनेस लेवल कम रहती है, और थोड़ा ना थोड़ा मतलब वो उतने बाहर निकल के जानकारी जुटाने में सक्षम भी नहीं होते।
तो उनके अंदर ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि परिवार नियोजन भी किया जाता है या उसका क्या उपयोग है या इम्पोर्टेंस है उसकी स्वयं की हेल्थ के लिए। और थोड़ा परिवार का भी रोल ये आ जाता है कि परिवार इटसेल्फ ऐसा उनको समझाने में सक्षम नहीं हो पाता कि कितने बच्चे पे वो लिमिट करें। और कुछ ना कुछ, मैं क्योंकि PCPNDT देखती हूँ भोपाल का, तो मुझे ये भी मालूम है कि लड़के लड़की में भी आज तक भी डिफरेंस माना जा रहा है। बिल्कुल और सही वो बात एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जब तक लड़का नहीं हुआ तब तक बच्चे होते जाना, लड़कियां होते जाना। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो हम अपनी महिलाओं को समझाएं कि लड़के हों या लड़की हों, अगर वो शिक्षित हैं, अगर वो हेल्दी हैं, तो उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। और अगर वो लड़के भी बहुत सारे हो जाएं या लड़कियां भी बहुत सारी हो जाएं और उनको ना प्रॉपर तरीके से उनका न्यूट्रिशन मिले, ना उनको एजुकेशन मिले, ना अच्छा माहौल मिले, तो वो फिर इतनी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव नहीं रह बिल्कुल पाते। बिल्कुल। तो ये कारण है मेनली कि ग्रामीण स्तर पे हमारा फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। शहरों में थोड़ा उल्टा भी होने लगा है अब। बिल्कुल बिल्कुल कि एक बच्चा तक करते करते अब बिना बच्चे के भी कपल्स रहने सही, लगे। बिल्कुल तो वो सही भी बात एक इम्बैलेंस है, वो भी जी, एक अपूर्णता है जो कि नहीं होनी ये चाहिए। बहुत सुंदर संदेश है ज्योति मैम जी। कि संतुलन जो कि प्रकृति का नियम है और इसके जी। हमें अपनाना चाहिए। डॉक्टर राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा जिम्मेदार महिला को मानते हैं कि परिवार की अगर बात होती है और खासकर परिवार नियोजन की बात होती है तो जिम्मेदारी पूरी महिला के ऊपर आती है, लेकिन पुरुष वर्ग की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उनको जागरूक होना कितना ज़रूरी है और शासन द्वारा क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिससे कि पुरुष भी मोटिवेटेड रहे और जागरूक रहें? जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पुरुष जो सहभागिता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग पुरुष सहभागिता सम्मेलन होती हैं जी। वो सम्मेलन करते हैं, जिसमें कि जो हितग्राही होते हैं, जो पहले जो पुरुष नसबंदी जो अपना चुके होते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनको बुलाने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस अपने जो लोगों से साझा करते हैं जी। अपनों, और जो सुझाव हैं लोगों को प्रेरित करते हैं इसको अपनाने के लिए। और इस सहभागिता को बढ़ाने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से प्रतिवर्ष नवंबर माह में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा होता है जो आयोजित की जाती है। इसके अंतर्गत जो पुरुष नसबंदी से रिलेटेड जो भी भ्रांतियाँ हैं या जो समस्या है, लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको परामर्श काउंसलिंग की जाती है और इसको अपनाने की प्रेरणा दी जाती है। बिल्कुल। तो शासन द्वारा कई कुछ प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जन जागृति अपने आप से भी, मैंने पहले भी बोला था कि अपने आप से भी इच्छा होनी चाहिए इन सब चीज़ों को अपनाने के लिए, क्योंकि संतुलन बनाने के लिए पुरुष और महिला का अवेयर होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। शिवानी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जनसंख्या का क्षेत्रीय विकास, संसाधनों के उपयोग और विकास योजना में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं, जो विकास होता है, मैंने पहले भी बोला कि भारत का विकास भी कहीं ना कहीं जनसंख्या पे पूरी तरीके से निर्भर है। बिल्कुल, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है और जनसंख्या का स्तर बढ़ता जा रहा है, और हम सब ये जानते हैं कि शहरों में अब वो बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है जिससे रोजगार उत्पन्न हो रहा होता है वहाँ पे, तो लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे होते हैं। उसकी वजह से शहरीकरण तो हो रहा होता है जो कि एक पॉजिटिव सूचांकन है डेवलपमेंट का, लेकिन शहरों पे बहुत भारी दबाव पड़ता है जनसंख्या का, रिसोर्सेज में स्कैरसिटी आती है। सर्वप्रथम हमें रहने की जगह उसमें बहुत कमी देखने को मिलती है। उसके साथ ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। प्रदूषण, जिसमें बहुत हम उसके ऊपर आज बहुत रिसर्च कर रहे हैं, प्रदूषण, ट्रैफिक कंट्रोल, परिवहन में समस्या आना, पेयजल की समस्या होना, तो इस प्रकार की ऐसी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और साथ ही में अगर मैं ये बात करूं कि प्लानिंग इसको कैसे इस प्रॉब्लम को समाधान की ओर लेके जा सकती है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की और जहाँ पे सरप्लस है, उस ट्रेड ऑफ करके दोनों के बीच में बैलेंस बिठा के हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, जिससे पॉपुलेशन विल बी नॉट अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ सॉल्यूशन फॉर अ बेटर जीडीपी ग्रोथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी बात यहाँ जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है और पूरी जो प्लानिंग होती है, पूरे जो रिसोर्सेज हैं, वो सब जनसंख्या के लिए यानी कि पॉपुलेशन के लिए। बहुत अच्छे से आपने बताया।
बताया। दर्शकों, यही रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। विराम के बाद चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संवाद कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर राजेश पॉल जी हैं, साथ ही में डॉक्टर शिवानी जी हैं, डॉक्टर ज्योति खरे मैडम हैं। तो हम राजेश जी से जानना चाहेंगे सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे युवा देश है और युवा का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो किशोर और युवा वर्ग जो कि देश की सबसे बड़ी आबादी आज के समय मानी जा रही है और यही प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। तो आपके विभाग द्वारा इनको जागरूक करने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जैसा आपने बताया मैम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अलग से किशोर जो बालक बालिकाएं हैं इनके लिए RKS के कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो किशोर बालक बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, उनकी पोषण से संबंधित जानकारी या जीवन कौशल से संबंधित जो जानकारी हो या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं जी। साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर भी एक उमंग केंद्र है, खोला गया है, जो कि जिसमें कि बालक जो किशोर बालक बालिकाएं हैं वहाँ पर वो अपनी जो समस्या हैं उसके साथ चर्चा कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग की जाती है वहाँ पर। और इसके साथ ही जैसे अभी AI का ज़माना है, तो हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत AI बेस्ड एक चैटबॉट है, खुल के पूछो करके। इसके अंतर्गत जो किशोर बालिकाएं हैं जो उनकी जो समस्या है उन समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रयास है, ये बहुत ऐसे प्रयास है जिससे बहुत आसानी से लोग पहुंच सके और समझ सके। जिस प्रकार से आपने उमंग केंद्र के बारे में बताया और भी जो चीज़ें बताई, तो अलग अलग केंद्रों में बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे परिवार नियंत्रित हो सके और जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके संतुलन में हम भी भागीदारी बन सके। ज्योति मैम, बहुत महत्वपूर्ण विषय इसमें बर्थ स्पेसिंग, जो कि युवाओं को भी समझ में आना चाहिए, एक महिलाओं को भी समझ में आना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पूरे दर्शकों को बताएं। देखिए, बर्थ स्पेसिंग का मतलब होता है दो बच्चों के जन्म के बीच का अंतराल। बिल्कुल। तो ये अंतराल जो है, जो महिला की स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कम से कम 3 वर्ष का अंतराल 2 प्रेगनेंसीज के बीच में होना चाहिए या 2 डिलीवरीज के बीच में होना चाहिए। तो ये समय जो है वो ज़रूरी है महिला की स्वास्थ्य को रीगेन करने के लिए। महिला को मतलब जो उसको डिलीवरी के दौरान या पूरी प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में कमियां होती हैं, वो कमियों को पूरा करने के लिए लगभग इतना समय चाहिए। पर इसमें बहुत ज़रूरी है कि इस बीच में उसके न्यूट्रिशन का बहुत ख्याल रखा जाए। अगर अच्छा न्यूट्रिशन उसे मिलता है तो लगभग 2-2.5 साल के अंतराल के बाद वो फिर तैयार हो सकता है उसका शरीर दूसरे बर्थ के लिए। अब इसका महिला के शरीर पे तो है ही जी, क्योंकि चूंकि वो स्वस्थ रहेगी तभी आगे प्रेगनेंसी में उसको समस्याएं नहीं होंगी, और साथ साथ शिशु का भी है, क्योंकि अगर महिला कमज़ोर है तो शिशु कमज़ोर होगा, और अगर शिशु कमज़ोर है तो जो हमारा पर्पज़ है कि हम एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो एक स्वस्थ बच्चे से ही बनेगा, तो हमारा सारा पर्पज़ वहीं पे धराशायी हो जाएगा अगर हम ये ध्यान ना दें। तो इसलिए बर्थ स्पेसिंग की बहुत ज़रूरत है, और बर्थ स्पेसिंग के लिए सर ने जैसे बताया बहुत सारे साधन हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हर सरकारी संस्था में उपलब्ध हैं, और इसके साथ साथ काउंसलिंग के लिए भी काउंसलर्स उपलब्ध हैं जो उनको पूरी उनकी समस्या, उनकी घर की समस्या तक सॉल्व करते हुए और उन्हें ये समझाने में सक्षम हो पाते हैं कि भाई स्पेसिंग की क्या आवश्यकता है। ज्योति मैम, एक प्रश्न जो कि आजकल हम देख सकते हैं कि डिलेड प्रेगनेंसी है, शादी लेट हो रही है, बच्चे लेट कंसीव करते हैं, तो वो एक संतुलन नहीं देख पा रहे हैं परिवारों में। उसके लिए आप क्या कहेंगे? एज एन फैमिली काउंसलर भी आप कई लोगों से मिलती हैं, सही राय देती हैं, तो अभी हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, तो जो बिल्कुल सही है आपका कि अगर हम ये कहते हैं कि महिलाओं का विकास होना चाहिए और
और उनको बहुत पढ़ना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में वो पीछे रह जाती हैं कि उनकी शादी की उम्र निकल जाती है या लेट हो जाती हैं, और फिर वो लेट जब प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो कुछ चीज़ें तो उनके शरीर में ख़राब होने लगती हैं, जैसे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन का खतरा या ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये महिलाओं में होने की संभावना है। साथ ही साथ शिशु में भी कुछ क्रोमोसोमल एनोमलीज ऐसी आ जाती हैं जो कि उसके लिए बहुत घातक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कहीं एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं का विकास होना चाहिए और उनके ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी उस प्रेशर में जल्दी शादी करें और बच्चे पैदा करें और अपना विकास रोकें, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ में अवेयरनेस उनकी कम हो रही है कि हमारा शरीर भी तो उस स्थिति में आने के लिए एक पर्टिकुलर एज में होना चाहिए। जब हम प्रेग्नेंट हों तो हमारी भी एक उम्र होनी चाहिए। तो मिनिमम एज तो फिक्स्ड है कि 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका शरीर तैयार नहीं होता बच्चे के लिए, बच्चे मतलब प्रेगनेंसी के लिए। उसी तरह से अगर हम अधिकतम आयु देखें तो 30 वर्ष की आयु के बाद कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ने चालू हो जाते हैं। तो हमारा ऐसा संदेश है महिलाओं के लिए कि आप अपना काम करें, डेफिनेटली आप बढ़ें, आप पढ़ाई लिखाई करें, सब करें, लेकिन साथ साथ इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि हम एक समय पे अपना विवाह करें और समय पे प्रेगनेंसी प्लान करें। और उसके लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो पूरा परिवार का सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी है, कि अगर वो ऐसा ना हो उनके साथ कि वो जब वो पढ़ने का वो करें और पीछे से सपोर्ट ना हो तो वो वैसे ही डरेंगी कि हम शादी करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है, तो वो एक सही समय पे विवाह करें और सही समय पे प्रेगनेंसी करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा सजेशन है सभी के लिए, मतलब सभी युवा साथियों के लिए, सभी दर्शकों के लिए। राजेश सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही में आशा कार्यकर्ता, ANM कार्यकर्ता, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, खासकर ग्रामीण अंचलों में, जो कि काउंसलिंग भी करती हैं लोगों की। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल मैम, जो हमारे जो आशा बहनें हैं, जो ANM हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ये हमारे स्वास्थ्य विभाग की एक तरीके से कहा जाए तो बैकबोन है। बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो चीज़ें हैं इन्हीं के द्वारा की जाती हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्य के साथ साथ महिला बाल विकास से जो संस्था है उनसे संबंधित जो कार्य हैं इनका जो क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर इन्हीं के द्वारा ही किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आशा बहनों के द्वारा जमीनी स्तर पर जो महिलाएं हैं, जो हितग्राही हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनका काउंसलिंग करना, साथ ही साथ परिवार नियोजन से संबंधित जो साधन हैं उनको घर घर तक पहुंचाना, जो प्रसूति हैं, महिला हैं, उनको काउंसलिंग करना, सुरक्षित प्रसव के तरीके उनको बताना, उनको वहाँ से जो नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र में उनको लाना, फिर ले जाना, ये सभी काम हमारी आशा बहनों के द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि उनका जो योगदान है हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है उनके इस जो कार्य हैं उनके प्रति बिल्कुल सराहना करता हूँ उनके कार्य को। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये जो स्वास्थ्य विभाग है उनके सतत विकास, उनकी जो क्षमता है, इनके लिए सतत जो सराहनीय कार्य करने के लिए प्रयासरत। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं ये आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समाज और जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो प्रयास कर रहा है उससे आपको जोड़ती है और सही जानकारी प्रदान करती है। हम शिवानी मैम से चर्चा करना चाहेंगे। हम देख सकते हैं कि शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ग्रामीण अंचल से कई सारे लोग पलायन करके शहरों में स्थापित हो रहे हैं और जिससे हम एक इम्बैलेंस देख सकते हैं। आधारभूत सुविधाओं पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही मैम। हाँ। अभी फ़िलहाल के समय में हमें जो हमारे पास सबसे नया आंकड़ा है वो 2011 सेंसस का ही है। जब नई जनगणना आएगी तो हमें और वास्तविक तस्वीर सामने उभर के आएगी कि आज भारत की स्थिति क्या है अर्बनाइजेशन के स्तर पे। तो डेफिनेटली जब शहरीकरण होता है तो कई सारी जो ज़रूरत की आधारभूत सुविधाएं होती हैं उन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, एक डिसबैलेंस क्रिएट होने लगता है और उस डिसबैलेंस
इम्बैलेंस की वजह से कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं शहरों में। क्राइम रेट बढ़ जाती है, साथ ही में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो जाता है, आवास की जहां एक सही सुविधाएं होनी चाहिए आवास की वो नहीं हो पाती हैं, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, स्लम्स बनने लगते हैं और अर्बन स्प्रॉल या ये कह लीजिए शहरों का फैलाव होने लगता है, और वो भी अनप्लैन्ड। जब इस प्रकार की स्थितियां होती हैं तो पॉपुलेशन जिस सही स्थिति में रहनी चाहिए थी वो स्थिति क्रिएट नहीं हो पाती है और बहुत सारी मल्टीफोल्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। लेकिन इसको मैं ये फिर से अगेन मैं समस्या के रूप में फिर से नहीं देखूंगी, क्योंकि शहरीकरण विकास का ही सूचांकन है और इसको हम एक समस्या के रूप में ना देख के समाधान की अगर और सोचें, हमारे पास सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना और आवास के लिए भी सरकार की योजना काम कर रही है शहरों में, जिसके माध्यम से जो भी पलायन कर रहे हैं गांवों से उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सबसे बहुत अच्छी स्कीम है स्मार्ट सिटी, जिसमें मध्यम आकार के जो शहर हैं उन पे बल दिया जा रहा है और उन पे बल देने की वजह से जो बड़े शहरों की ओर पलायन हो रहा है उसको रोका जा रहा है और मध्यम आकार के शहरों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या कुछ सरकार के प्रयास है और किस प्रकार से वे ध्यान रखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो कैसे प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, किस प्रकार से स्मार्ट सिटीज़ बनानी है। ज्योति मैम, जब हम बात करते हैं शहरीकरण की, जहाँ शहरीकरण हो रहा है वहाँ पर हम देख सकते हैं प्रदूषण भी बढ़ रहा है और जिसका सीधा असर हम देख सकते हैं आने वाले शिशु पर, और जिसके कारण कहीं ना कहीं शिशु मृत्यु दर, जो कि बहुत बड़ा विषय है, इस पर थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। एक्चुअली प्रदूषण तो एक पार्ट है, ओवरऑल लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है शहरों की, वो एक बहुत बड़ा कारण है बच्चे के ऊपर, मदर के कारण, मतलब मदर की लाइफस्टाइल के कारण बच्चे के ऊपर जो असर हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है ओबेसिटी का, जो मोटापा बढ़ रहा है। उसमें सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है अगर मोटापा बढ़ रहा होता है। फिर अगर कंसीव कर भी लिया महिला ने तो उसके बाद वो कंटिन्यू होती है प्रेगनेंसी कि नहीं, उस पर बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। फिर उसके बाद आगे जो ग्रोथ है बच्चे की, क्योंकि अगर मोटापा है तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है, बिल्कुल हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे की ग्रोथ पे डायरेक्ट असर, मतलब हम लोग जो IUGR बोलते हैं, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो होता है, मतलब बच्चे का विकास जो है गर्भ में अच्छे से ना हो पाना, इसकी समस्या होती है। तो अल्टीमेटली शिशु पे जो फ़र्क पड़ रहा है वो मदर की लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ऑफ कोर्स उसमें ये तो रीज़न है ही कि शहर में अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का असर मदर पे पड़ रहा है, या जो दूसरी समस्याएं जैसे मैडम ने बताई, तो उन सबका असर तो पड़ता ही पड़ता है। पर महिला स्वयं में ही अपने खान पान, अपने न्यूट्रिशन और अपनी लाइफस्टाइल जैसे एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दे अगर, और एक बहुत संतुलित अगर वो एक लाइफस्टाइल अपनाती है, जो कि बहुत आसानी से वो उसको समझाया जा सकता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वो फॉलो करती है प्रॉपर तरीके से, तो ये समस्या नहीं आती। बिल्कुल शिशु के ऊपर ये नहीं आती। बट उसके लिए ज़रूरी है उसका एक तो एजुकेटेड होना, दूसरे उसको एजुकेशन के बाद एक अवेयरनेस एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेटेड लोग अवेयर्ड हों ये ज़रूरी नहीं है। तो उनको जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आएँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम डॉक्टर्स हैं, वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर काउंसलिंग ऑल्सो, उनको समझाने के लिए कि उनको कैसी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए और किस समय पे प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत आसानी से वो जान सकती हैं अगर वो जानने की उत्सुकता रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कितना ज़रूरी है माँ का जागरूक रहना और स्वस्थ रहना, योगा अपनाकर, अपना संतुलित आहार लेकर। डॉक्टर राजेश जी, आज का ज़माना जैसा आपने बताया कि AI युग है, डिजिटल युग है, तो सारी जो थेरेपीज़ हैं, काउंसलिंग है, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं। डिजिटल हेल्थ है, टेलीमेडिसिन है, और भी कई सारे तकनीक माध्यम हैं जिससे लोग जागरूक होते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विभाग द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं ये सारी सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए, और क्या ये सेवाएं सही होती हैं? क्या ये जो सजेशंस लेते हैं ऑनलाइन वो सही होते हैं? देखिए, डिजिटल माध्यम जो है बहुत ही एक अच्छा माध्यम है। हमारे विभाग में अभी जो भी बहुत से जो योजनाएं हैं, बहुत से कार्यक्रम हैं,
डिजिटल माध्यम से संचालित है। और डिजिटल माध्यम या इसकी जो तकनीक जो है, इसके आने से जो पारदर्शिता काफ़ी बढ़ी है और जो कार्यक्रम है वो काफ़ी प्रभावी हो रहे हैं। जैसे इसमें हमारे आशा कार्यकर्ता जो हैं, जो हितग्राही के रजिस्ट्रेशन से लेकर के जो परिवार नियोजन से जो संबंधित जो सामग्री हैं उनका संस्था तक पहुंचाना, साथ ही साथ जो दवाइयाँ हैं उनका वितरण, उनकी निगरानी करना, ये सब चीज़ें ये डिजिटल माध्यम से हो रहा है जी। और इसका जो फ़ायदा ये हो रहा है कि इसके थ्रू हम लोग इनके एक तो निगरानी रख सकते हैं कि पेरीफेरी में उसका उपलब्धता जो चीज़ें हैं उपलब्ध है कि नहीं है। इनका डाटा विश्लेषण होता है और हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये डिजिटल माध्यम काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा माध्यम है। ऑनलाइन सारी चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल हैं। कोई जानकारी चाहिए हो या कंसल्टेंसी चाहिए हो तो हम ऑनलाइन के माध्यम से ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। शिवानी मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश, ये क्या है और भारत इसे विकास की शक्ति में कैसे बदल सकता है? बिल्कुल, मैं बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूँगी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या कहलाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जब 15 से 15 ईयर से लेकर 64 ईयर का जो एज ग्रुप होता है उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है। वृद्ध अवस्था वाले जो बुजुर्ग हैं वो, और साथ ही में हमारे जो बच्चे होते हैं, बेसिकली डिपेंडेंट पॉपुलेशन, उनकी संख्या कम होती है और हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो इस अवस्था को हम जनसांख्यिकी लाभांश के तौर से समझते हैं। और भारत के संदर्भ में अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे पास आज विश्व में सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है जो कि हमारे देश की नींव है। और मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर को कोट करना चाहूँगी, वो कहते हैं कि किसी भी देश की जो ताकत है वो युवा शक्ति के अंदर बसती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखें तो आज हम एक बहुत ही अपने देश को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। अगर हम इस ह्यूमन कैपिटल में अगर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बेहतर शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराना, उनका कौशल विकास करना, अगर हम इन माध्यमों के जरिए से आगे बढ़ते हैं तो भारत को स्वाभाविक तौर से विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार है। और वाकई में जो भारत है वो शीर्ष पर है, पूरे विश्व में शीर्ष पर है। और कारण इसके पीछे यही है कि जो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, वो हमें और समृद्ध बनाती है। ज्योति मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम शिक्षा की बात करें, क्योंकि आपने बार बार अपनी बात में ये कहा है कि महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं या प्रजनन की बात करते हैं तो इसकी बात युवाओं तक कैसे पहुंचना चाहिए? क्या इसे कैरिकुलम में डालना चाहिए और क्या कुछ प्रयास करने चाहिए शासन को, प्रशासन को, जन जागृति उत्पन्न करने के लिए? इसका देखा जाए तो प्रयास ऑलरेडी किए जा रहे हैं। हर लेवल पे एजुकेशन में ये चीज़ें शामिल कर ली जा रही हैं, क्योंकि जो बच्चे आज के डेट में इवन स्कूल के स्तर पे भी अगर देखें तो वहाँ से ही उनकी किताबों में ये चीज़ समझाई जा रही है कि क्या शारीरिक बदलाव होते हैं महिला में, पुरुष में, या जिस तरह से उनको ये सब चीज़ें समझ में आए कि ये बायोलॉजी क्या है। तो ये तो प्रयास चालू हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन अब ये भी हो गया है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान की जगह अब वहाँ पे टीचर्स भी अवेयर हैं इस चीज़ को समझाने में, और दूसरे आपको स्कूल में काउंसलर्स भी मिलते हैं, वो भी समझाते हैं इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस। तो ये इस तरह से काफ़ी कुछ अवेयरनेस बढ़ी है और बच्चे अब काफ़ी जागरूक हैं। और जैसा आपने बोला कि आज का ज़माना मोबाइल और इसका ज़माना है, तो वैसे भी कुछ ज़रूरी और कुछ ना ज़रूरी जानकारी भी बच्चों को मिल ही रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी एक है कि उसको भी कैसे कंट्रोल करना। तो ये भी, इसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारे जो स्कूली लेवल पे जो शिक्षा है उस शिक्षा में इन सब चीज़ों का समावेश किया जाए। और बेसिकली
जो बदलाव का समय रहता है, जो प्यूबर्टी वाला टाइम रहता है, एडोलेसेंट जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जैसे सर ने बताया, हमारे यहाँ काउंसलर्स रहते हैं, वी है रन अ प्रोग्राम एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर, तो उसमें तो काउंसलर रहते ही रहते हैं, लेकिन उस बदलाव को उनको साइंटिफिक तरीके से समझा पाना, ये उनकी शिक्षा में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो कभी भी झिझकेंगे नहीं हाँ, इस चीज इस झिझक की भी बात करेंगे, हाँ, यहीं हाँ रुकेंगे, एक छोटे से विराम के लिए चर्चा जारी रहेगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं, यहीं रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। आप देख रहे हैं संवाद कार्यक्रम। बात आज हम कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर। हमारे साथ डॉक्टर राजेश पॉल जी हैं, साथ ही में हमारे साथ डॉक्टर शिवानी मीना जी हैं और डॉक्टर ज्योति खरे मैडम हैं। डॉक्टर राजेश जी, हम भ्रांतियों की बात करें, हम झिझक पर बात कर रहे थे कि आज भी कहीं ना कहीं झिझक होती है इन विषयों पर बात करने की या काउंसलर के पास जाने की। डॉक्टर के पास तो चले जाते हैं, लेकिन काउंसलर के पास जाने में आज भी झिझकते हैं लोग। तो इस पर आपके क्या विचार हैं और भ्रांतियों से कैसे दूर रहें लोग, इस पर आप थोड़ी सा प्रकाश डालें। मैं सभी आमजनों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो भ्रांतियाँ हैं या जो अफवाहें हैं, इन सब चीज़ों पे भरोसा ना करें। हमारे नज़दीकी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर आप जाएं और जो हमारे चिकित्सक हैं, प्रशिक्षित जो नर्सिंग स्टाफ है, हमारे एएनएम हैं, आशाएं हैं, इनसे आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं इन सब जो भ्रांतियां हैं, इन सब चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो सेंटर्स बनाए गए हैं, काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। शिवानी मैम, जैसा कि ज्योति मैम ने बोला कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, आपके क्या विचार है, महिलाओं को जागरूक करना कितना ज़रूरी है? मैम, मैं बिल्कुल सहमत हूँ ज्योति मैम के विचारों से। महिलाओं का जब तक सशक्तिकरण और वो शिक्षित नहीं होंगी तो जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी शिक्षित नहीं हो पाएंगी। जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष ही पढ़ता है, लेकिन जब एक महिला पढ़ती है तो उसकी सारी पीढ़ियाँ पढ़ जाती हैं। तो इसी विचार पे मैं जोर देती हूँ, मैम के साथ भी सहमत हूँ, क्योंकि महिलाओं का जब तक पढ़ना और उनका सशक्तिकरण नहीं आएगा समाज के अंदर तो वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगी। और जब तक वह खुद अपने फैसले लेने के लिए काबिल नहीं रहेंगी तो जनसंख्या के जो डिसबैलेंसेस हम देख रहे हैं, चाहे IMR हो, चाहे MMR हो, या ये कह लीजिए अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो गई, या फिर गैप की बात हो रही है कि हमारे पास एक 3 साल का कम से कम समय होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में। तो जब वो ऐसे बहुत अहम फैसले नहीं ले पाएंगी तो उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनकी हेल्थ पे अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो मैम ने काफ़ी बेहतर तरीके से वो चीज़ समझाई कि उससे पूरा एक अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है और जो विकास की गति हमारी जो है वो बहुत धीमी हो जाती है। तो अगर हमें विकास की गति को बहुत ज़्यादा सुनिश्चित तौर से तेज़ रफ्तार में रखना है तो महिलाओं का पढ़ना और उनका जागरूक होना बहुत ही अहम है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा विचार शिवानी जी। ज्योति मैम, छोटा सा संदेश और छोटी सी अपील हमारे सभी दर्शकों से। संदेश यही है कि अगर हमारा फोकस घर की महिला पे रहेगा, उसके स्वास्थ्य पे रहेगा, उसके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य पे रहेगा, अगर हमारे पूरे परिवार का फोकस, तो वो परिवार को कोई झुका नहीं सकता। और चूंकि परिवार ही देश की धुरी है तो उस देश को भी कोई झुका नहीं सकता। तो हमारा फोकस मेनली सब पे रहे, बट महिला के ऊपर बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा विचार है, बहुत अच्छा संदेश है कि जो परिवार की धुरी है उसको मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है। राजेश सर, मध्य प्रदेश भी बहुत प्रयास कर रहा है। आज जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस पर, तो मध्य प्रदेश के क्या कुछ प्रयास हैं और क्या कुछ अपील आप मध्य प्रदेश वासियों से करना चाहेंगे जब हम जनसंख्या की बात करते हैं? तो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो युवा है एवं जो नव दंपति हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि बच्चों में सही अंतर और बच्चों के बीच में सही अंतराल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो माँ और बच्चे दोनों का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रहेंगे
और जो परिवार जो नियोजन है वो एक स्वस्थ समाज और समृद्ध और सशक्त समाज या परिवार के निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं जो हमारे युवा दंपति हैं, जो नवविवाहित जो दंपति हैं, उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो परिवार नियोजन से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लें और अच्छी जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करें और अपने जो जीवन है उसको स्वस्थ एवं खुशहाल बनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश पॉल जी, आपने बहुत अच्छे से पूरी जानकारी दी। हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर शिवानी मीना मैम को कि मैडम ने बहुत अच्छा रिसर्च वर्क भी अपना बताया और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर ज्योति खरे मैम को। मैम, आपने बहुत अच्छे से कि कितनी महत्वपूर्ण है स्त्री और कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है पूरे परिवार को सशक्त बनाने, पूरे देश को सशक्त बनाने में, कि पूरी जानकारी हमसे साझा की। तो दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि हर वर्ष मनाया जाता है, तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परिदृश्य बदल रहा है जनसंख्या का, इस पर प्रकाश डाला गया और किस प्रकार से भारत देश जो कि अब संतुलित होता जा रहा है जब जनसंख्या की बात होती है, किस तरीके से विकास की गति को पकड़ रहा है, इस पर पूरी चर्चा की गई। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।